तारीख 16/4 फसल हो गई है तैयार कटाई के लिए। नमस्कार दोस्तों, जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है आपको दिखेंगे हाथ पीले किए हुए गेहूं के खेत, यानी फसल पूरी तरह तैयार है सगाई कटाई के लिए। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे कटाई के ऋतु बैसाख यानी हार्वेस्टिंग सीज़न के दूसरे पड़ाव की। गांव में किसी भी शुभ संस्कार का संकेत पता चल जाता है उसके ग्वेंट या कहे आंगन से। ये सारा खेल खेला जाएगा आंगन में, जिसके लिए पहले उसे सजाया जाएगा यानी की जाएगी लिपाई पुताई। यह जरूरी भी है। गांव में आंगन पत्थर पाथर और मिट्टी के मेल से बने होते हैं, जिनमें गड्ढे दरारें होना आम बात है। इन्हीं को भरने के लिए की जाएगी गोबर और लाल मिट्टी से लिपाई पुताई, ताकि मड़ाई या थ्रेशिंग करने वक्त इनमें बीज न फंसे। आइए दोस्तों, मिलते हैं हमारी इस वीडियो की प्रोटैगनिस्ट या कहे हीरो हीरोइन महिलाओं से। और अब ये कुछ नहीं देखेंगी, न अध जगी सुबह, न आग उगलते दिन, न सरमस्त शाम, न थकन भरी रात। बस देखने को मिलेगा इनका अलबलाट, तोयाट और बोयाट। अब जितने भी कामकाज होंगे ये करने पड़ेंगे रोज़मर्रा के कामों के साथ बैलेंस करके। और यहाँ से देखने को मिलेगा बूढ़ी सहेलियों का सहयोग, जो जवानों से ज़्यादा फुर्तीली और कटकट नज़र आती हैं। घर के सभी काम जल्दी जल्दी निपटा कर हाथ में दछुल दराती गज्जी टल गोबर की डलिया सर पर रख कर ये भागती दौड़ती मिलेंगी आपको खेतों की तरफ। मेरे बोलने में जितना उतावलापन है उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इनके एक्शन, काम करने के तरीके में। आप कितनी ही जल्दी खेत में क्यों ना पहुंच जाएं, आपसे पहले कोई ना कोई मौजूद होता है और जुटा मिलता है फसल की कटाई में। 8 बजे तक खेतों में लग जाता है जमघट। हर खेत में आपको बंदरों की तरह फैटी मिलती है महिलाएं, जिनकी कोशिश यह रहती है 12:30-1 बजने से पहले ये जितने गेहूं की बालियां समेट सके समेट ले। ये उतना आसान नहीं होता, क्योंकि 10 बजे ही सूरज सर के ऊपर आकर आग बरसाने लगता है। पहाड़ों में एक कहावत भी है, बैसाख जगह, यानी बैसाख की चिलचिलाती धूप पहाड़ों में फेमस है इंटेंसिटी, तीव्रता के और परेशान करने के मामले में। इनकी ड्यूटी और टाइम टेबल का अगर अनुमान लगाया जाए तो कुछ ऐसा हो सकता है, 7:30-8 बजे से 12:30-1 बजे तक खेतों में, फिर घर वापसी गेहूं की मड़ाई के लिए, फिर खेतों में वापसी शाम ढल जाने तक। खेतों में पहुंचते ही ये जुट जाती हैं कटाई में। थोड़ा गौर करें तो गेहूं की कटाई में बदलाव आ गया है। अब पौधे को बालियों के साथ करीब करीब बीच से काटा जाता है और फिर बनाए जाते हैं इनके गुच्छे, क्योंकि इनकी जुटाई थ्रेशिंग मशीन में होगी, जो अपने आप बीज और भूसा दोनों अलग कर देगी। जहां मशीन का इस्तेमाल नहीं होता वहां पे बालियों को कुछ इस तरह काटा जाता है कि गेहूं के पौधे की लकड़ी या कहे स्ट्रॉ कम से कम कटे, ताकि इसकी मड़ाई करने वक्त बीजों को अलग करने में परेशानी ना हो। इस तरीके में काफ़ी टाइम लग जाता है, बालियां भी छूट जाती हैं, जिससे बढ़ जाता है डबल वर्क, दोहरा काम। अगर ट्रेडिशनल टेक्निक रुणियट की बात करें, जिसमें 2 लकड़ियों का चिमटा सा बनाकर बालियों को तोड़ा प्लग किया जाता है। एक तरीका यह भी होता है कि गेहूं के पौधे को सतह से काटा जाए और इनके पुए यानी गट्ठर बनाकर घर ले जाया जाए। इस तरीके में फ़ायदा यह होता है कि नऊ यानी बचा हुआ गेहूं का पौधा भी घर पहुंच जाता है। मेथड या तरीका कोई सा भी हो, इनको इकट्ठा किया जाएगा कट्टों, बोरियों या कहें गज्जियों में। गज्जी यानी पुरानी चादर, धोती या कपड़े से बुनी बनाई बोरियां, और फिर ढोया जाएगा इनको घर।
गज्जी घर पहुंचाकर इन्हें खाली किया जाएगा आंगन या छत में। फिर फैलाया और छोड़ दिया जाएगा दोपहरी धूप में सूखने के लिए। ये जब सूख कर कुरकुरे हो जाएंगे तब शुरू होगी मड़ाई यानी थ्रेशिंग, बीज अलग करने की प्रक्रिया। चलिए पहले देखते हैं गांव में नए नए आए मॉडर्न तकनीक को। सूख के कड़कड़ होने के बाद इन बालियों को इकट्ठा किया जाएगा थ्रेशर मशीन के पास और फिर झोंक दिया जाएगा मशीन के मुंह में। अंदर ब्लेड ऑटोमेटिक अपना काम करेंगे। इस जगह से फेंका जाएगा भूसा या कहें हस्क। नीचे छटाव और फिल्टरिंग होगी बीज और मोटे भूसे की, और आगे की तरफ से निकलेंगे बीज कुछ भूसा लिए। अब इनको रुंगड़ की मदद से रुंगड़ाया जाएगा यानी की जाएगी फिल्टरिंग। रुंगड़ाने के बाद बारी आती है बताने की यानी बारी आती है क्लीनिंग की, जिसमें अलग किए गेहूं में बचे हुए भूसे के अंशों को हटाया जाएगा। पिछले एक आध दशक से पंखे का इस्तेमाल होने लगा है, जो ज़्यादा बेहतर विकल्प है। नहीं तो पहले फटेव लगाया जाता था यानी चादर या धोती की मदद से हवा की जाती थी, जिसमें वक्त, त्राण और थकाई तीनों ज़्यादा लगती थी। दोस्तों ये जो भूसा है इसको चिल कहते हैं, इंग्लिश वाला चिल नहीं। इससे बहुत गजगज लगती है यानी खुजली होती है, और वह तब तक नहीं जाती जब तक नहाया ना जाए। आप इसको अगड़ और अलीद आदमी के ऊपर डालकर चेक कर सकते हैं। मजाक से हटकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा चारे के रूप में, इसको बेचा भी जाएगा जो कुछ आमदनी जुटा देता है। ट्रेडिशनल पुराने तरीके की बात करें तो मड़ाई के लिए पहले गेहूं को इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद इनको शॉल, लाठी या डंडे से कूट कूट कर फतोड़ कर बीजों को अलग किया जाएगा। जो लोग पौधों के पुए बनाकर लाए थे वे बीज को अलग करने के लिए इन पुओं को किसी सख्त चीज पर पटक कर या डंडी लाठियों से फतोड़ कर बीज अलग करेंगे। एक बार बालियों का धुसा हो जाए फिर इनको बताया और रुंगड़ाया जाएगा, जो हम पहले देख ही चुके हैं। दोस्तों बात खेती और किसानों की हो तो बैलों का जिक्र जरूर आएगा। एक तरीका होता है दे, जिसमें बैलों को जालीदार मास्क पहनाकर इकट्ठा किए हुए गेहूं के ऊपर हल्के हल्के रौदाया जाता है। यह तरीका संभवतः विलुप्त हो चुका है क्योंकि बैलों की जगह अब छोटे मोटे ट्रैक्टर ने ले ली है। शायद दूर दराज गाँव में ये पारंपरिक तरीका अब भी कायम हो और गूंजती हो दैमान बल्दा दैमान की आवाज। इसके बाद इन गेहूं को भरा जाएगा कट्टों में, पर यह अभी स्टोर करने के लिए तैयार नहीं है। नमी गेहूं के लिए घातक होती है, इसलिए पहले इनको सुखाया जाएगा 4-5 दिन की चिलचिलाती धूप में, ताकि नमी इनका दामन छोड़ भागे, और साथ ही साथ की जाएगी इनकी सफाई। जो कुछ भी चुंगाव यानी अधकुटी बालियां या कुछ ऐसे गेहूं जिनका छिलका अभी अच्छे से उतरा नहीं है, इन सब को हटाया और साफ किया जाएगा ताकि मिल सके मेकअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर सा किया हुआ गेहूं, जिसमें अभी हफ्ते या महीने भर की जद्दोजहद देखने को मिलेगी। और फिर आखिर में भर दिया जाएगा इनको भकार में। भकार यानी लकड़ी के बने हुए बड़े बॉक्सेस, हालांकि स्टील बॉक्स का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। दोस्तों बालियां तो हम ले आए, पर नऊ यानी गेहूं का पौधा जिसमें बालियां अब नहीं है, अब उसको लाने की बारी है। नऊ का इस्तेमाल फॉडर यानी चारे के रूप में किया जाता है, जिनको लाने में काफ़ी औलझाट होता है क्योंकि इसके पुए फिसलते फिसलते खुल और खुद जाते हैं। इनको संभाला और स्टोर किया जाएगा लुट बनाकर। लुट यानी इस तरह का दिखने वाला स्ट्रक्चर या ढांचा जो ऊपर से ढलानदार होता है।
यह सूखी घास को बाद के लिए स्टोर करने का एक अद्भुत और कारगर तरीका है। अपने ऊपर पानी नहीं टिकने देता, इसलिए आगे आने वाले बरसात के ऋतु में भी यह सर उठाए खड़े रहते हैं। खेत खाली होते ही इनको हल्के पिरूल या पिरूक से ढककर लगाई जाएगी आग। ये पिरूल इकट्ठा किया जाता है जंगलों से। पिरूल यानी चीड़ के पेड़ की सूखी पत्तियां, जिनमें ऑयल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनमें आग बहुत तेज़ लगती और फैलती है। पूरा गेहूं का पौधा जलाना नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण और माटी को। नऊ को काटकर इन खेतों में लगाए जाने वाली आग होती है हल्के स्वभाव की, ताकि मिट्टी को नुकसान न हो और साथ ही साथ अन्य पौधों के बीज, घास फूस, झाड़ पताड़, कीड़े मकोड़े, फंगस, बैक्टीरिया, पिछली फसल के रेसिड्यू, अवशेष सब भस्म हो जाए। पैरों में चुभने वाले भयंकर गेहूं के पौधे के जमीनी स्ट्रॉ या कहें खुम। इसके बाद इनमें डाली जाएगी ऑर्गेनिक खाद, गोबर, यानी शुरू होगा खेतों में गोबर डलाई का सिलसिला। ये सब किया जाएगा खेतों में नवीनता संजोने के लिए। पहाड़ियों की किस्मत में तौवाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी आँख में झूस चले जाता है, कभी बादल बारिश मज़े लेने आ जाते हैं, कभी आग की लपट बेकाबू हो जाती है, कभी लाइट चले जाती है, कभी साहूकार बंदर फसल छीनने आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। पर किसे ही फ़र्क पड़ता है? हु केयर्स। गेहूं सूखकर तैयार हो चुके हैं, भकार भर चुके हैं, खेतों में भी आग लगा दी गई है, गोबर डलाई शुरू हो चुकी है और अब कुछ दिनों के लिए इन खेतों को पुनः स्वस्थ यानी रिकवर होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अंत अस्ति प्रारंभ, अंत से ही एक नई शुरुआत होती है। यहाँ से शुरुआत होगी एक नए अध्याय की। यकीन मानिए, यहाँ संघर्ष सच की तरह स्थायी है। बीज फिर बोए जाएंगे, हल फिर जोते जाएंगे, खेत फिर लहराएंगे, लेकिन इसमें अभी टाइम है। मॉनसून और सिंचाई के लिए नहर पर निर्भरता के कारण, लेकिन उससे पहले पूरा किया जाएगा अपना एक रिवाज, जिसे हम कैप्चर करेंगे आने वाली वीडियोस में। अब हमें विदा दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। साझा करें हमारी कमियां खामियां, जिसे हम सुधार सकें। आपसे फिर भेंट होगी। मैं चला कुछ और भुने गेहूं ढूंढने और खाने। आप इसी तरह जुड़े रहिए अपनी माटी, ज़मीन, शहर, गांव, पहाड़ और हमारे YouTube चैनल दी पहाड़ से।